हेलो बच्चों, आज हम करेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस क्या होता है कि जब कोई भी कंपाउंड एक से अधिक स्ट्रक्चर्स में लिखा जा सके। डायरेक्टली पॉइंट पे आ रही हूँ। जब कभी भी कोई एक कंपाउंड एक से अधिक स्ट्रक्चर्स में लिखा जा सके, उसका स्ट्रक्चर एक से अधिक बनाया जा सके, लेकिन वो जो सारे स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उस कंपाउंड की ऑल द प्रॉपर्टीज़ उसको डिस्क्राइब ना कर सके। यानी सपोज करिए एक कंपाउंड है, जैसे मेरे पास बेंजीन मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल है। इसी से एक्सप्लेन करती हूँ मैं कि बेंजीन को हम ऐसे भी लिखते हैं और बेंजीन को हम ऐसे भी लिखते हैं। क्या अंतर है दोनों में कि जो डबल बॉन्ड है हमारा वो इस जगह पर पहले वाले में यहाँ पर है, जबकि दूसरे में इस जगह सिंगल बॉन्ड है और उसके बगल में यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ 1 2 3 4 5 6 तो 1 और 2 के बीच में यहाँ पर आप डबल बॉन्ड देख रहे हैं पहले में, दूसरे में आप देख सकते हैं सिंगल बॉन्ड है। तो ऐसे जो दो स्ट्रक्चर्स हैं जो कि बेंजीन के एक से अधिक रूप हैं, जिसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं और ऐसे भी दिखा सकते हैं, लेकिन इनमें से दोनों में से कोई भी एक स्ट्रक्चर इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ को डिस्क्राइब नहीं कर पाता है। ऐसे में हम इसे क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। सारी प्रॉपर्टीज़ कैसे नहीं डिस्क्राइब होती हैं वो भी एक्सप्लेन करती हूँ मैं, लेकिन ऐसी इस फिनोमिना को हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस। क्या डिफिनेशन है कि व्हेन अ कंपाउंड कैन बी रिप्रेजेंटेड इन मोर देन वन structures or forms but none of the structure can describe all the properties of the compound, then it is known as resonance। और ये जो structures हैं इन्हें हम नाम देते हैं canonical forms। canonical या resonating structures भी कह सकते हैं। canonical forms या resonating forms इसको कह सकते हैं और इस फिनोमेना को हम रेजोनेंस कहते हैं। ठीक है, अब एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है, यही बेंजीन में ही ले रही हूँ मैं। जैसे बेंजीन में हमारे पास एक कंपाउंड बेंजीन में हमने लगा दिया COCH3। अब ये जो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचता है, और जब खींचता है तो क्या बनता है, ये O पर आता है माइनस चार्ज, यहाँ हो जाता है CH3। इस माइनस चार्ज को पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन इधर मूव करता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ जाता है और यहाँ आ जाता है डबल बॉन्ड। बाकी के जो दोनों बॉन्ड थे वो अपनी जगह पर ही हैं, तो ये इसका एक कैनोनिकल फॉर्म है। फिर क्या होता है, अभी जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी ओर ये इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है और क्या बनेगा, तब यहाँ आ जाएगा डबल बॉन्ड, इस जगह आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, ये बॉन्ड अपनी जगह पे, यहाँ डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड ही किया मैंने, O माइनस CH3। फर्दर ये डबल बॉन्ड जो है वो मूव कर सकता है पॉजिटिव चार्ज की ओर, और अब की बार क्या बनाएगा, ये अब की बार डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच गया, जो पहले था वो वैसे ही बनाया मैंने, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया, यहाँ डबल बॉन्ड जैसे था वैसे ही बना दिया, और इधर CH3 और O माइनस। ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये एक प्रकार से चारों आपस में कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स, कैनोनिकल फॉर्म्स कहलाते हैं या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कहलाते हैं, और इसकी वजह से ये कंपाउंड जो है ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। यानी रेजोनेंस वो फिनोमिना है जो कि मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है। इट प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। ठीक है, स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड का मतलब क्या है कि जो मॉलिक्यूल है, आप इतना तो जानते ही होंगे कि स्टेबिलिटी जो होती है वो एनर्जी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। मतलब अगर स्टेबिलिटी ज़्यादा तो एनर्जी कम। मैं एग्जांपल देती हूँ उसका। जैसे छोटा बच्चा है, उसकी स्टेबिलिटी कम है लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वो बार बार गिरता है, बार बार उठता है, बार बार गिरता है, बार बार उठता है, और चलने की कोशिश करता है, खड़े होने की कोशिश करता है। तो उसकी स्टेबिलिटी बेशक कम है लेकिन उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। वहीं जब हम लोग जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हम लोग ओल्ड एज में जाते हैं, वहाँ पर हमारी स्टेबिलिटी ज़्यादा है। अपनी लाइफ की चीज़ें हम अचीव कर चुके हैं जो हमें करना था, लेकिन एनर्जी हमारी कम हो जाती है। तो उससे आप इस चीज़ को याद कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं कि स्टेबिलिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एनर्जी। दूसरा एक और ऐसे समझ सकते हैं कि जिस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होगी वो चीज़ मूविंग होगी, वो चीज़ रिएक्टिंग होगी। तो अगर कोई चीज़ रिएक्ट कर रही है दैट मीन्स वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल होने का मतलब वो रिएक्ट नहीं करना चाहिए, कम रिएक्ट करे, तो उसे हम क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी का मतलब है कि रिएक्टिंग पावर या मूविंग पावर कम हो जाए। तो वो कम कब होगी, जब एनर्जी कम होगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो रेजोनेंस है उसकी वजह से मॉलिक्यूल की एनर्जी घट जाती है। समझते हैं एक एग्जांपल से हम लोग। सपोज़ करिए हमारे पास एक डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। इस बॉन्ड पर जब हम लोग हाइड्रोजन जोड़ते हैं, अच्छा जो डबल बॉन्ड होता है ये पाई बॉन्ड होता है। पाई बॉन्ड क्या होता है, हमेशा लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, लेस स्टेबल। इसको अगर हम सिग्मा में कन्वर्ट कर सकें तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। जैसे यहाँ पर H2 को मैंने ऐड किया और H2 को ऐड करने पर ये सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। मतलब अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये जो बॉन्ड है हमारा, ये
मैं कलर चेंज करके दिखा देती हूँ। ये वाला पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड ही टूट करके 2 सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, जहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो गई हैं। ठीक है, अब ये जो हाइड्रोजन ऐड होती है इससे मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी जो है बढ़ जाती है, क्योंकि एक पाई बॉन्ड टूटता है और उसकी जगह पे 2 नए सिग्मा बॉन्ड बन जाते हैं और सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा स्टेबल है। तो यानी कि इस समय इसकी एनर्जी जो है वो घट जाएगी। ये इस तरह से मोर स्टेबल है, लेस स्टेबल था तो इसलिए वहाँ एनर्जी ज़्यादा है, यानी मोर एनर्जी, और ये मोर स्टेबल था इसलिए यहाँ क्या हो जाएगी, लेस एनर्जी। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पर ये क्या लिखा है मैंने, मोर एनर्जी, यहाँ लिखा है लेस एनर्जी। मोर एनर्जी है यानी कि इस प्रोसेस में इसकी एनर्जी, सपोज करिए एग्जांपल लेती हूँ मैं, 50 कैलोरी थी या 50 किलो जूल थी। ठीक है, और इसकी लेस है, लेस को मान लिया मैंने 30 किलो जूल है। ठीक है, तो 50 से 30 पहुंच गया, इसका मतलब कुछ एनर्जी इसने रिलीज़ की होगी, यानी यहाँ पर कुछ एनर्जी जो है निकली होगी। यानी कैसी रिएक्शन होगी ये, एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है एनर्जी जिसमें निकले, ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक का मतलब एनर्जी जिसमें रिलीज़ हो, और ये जो एनर्जी रिलीज़ होती है इसको हम लोग हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कहते हैं, यानी जो डेल्टा ई होता है उसे हम कहते हैं दिस इज़ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब आप समझ सकते हैं कि ये एनर्जी उतनी ज़्यादा निकलेगी जितना डिफरेंस होगा इस एनर्जी और इस एनर्जी में, यानी कि एल्कीन की एनर्जी से एल्केन की एनर्जी में जितना डिफरेंस होगा वही एनर्जी यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के रूप में निकल रही है एक प्रकार से। ठीक है, तो यानी कि जितना ज़्यादा एल्कीन अनस्टेबल होगी उसके अंदर एनर्जी निकालने की पावर उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि जितनी अनस्टेबल होगी उसकी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, जितनी अनस्टेबल होगी एनर्जी उतनी ज़्यादा होगी, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी उसके स्टेबलाइज होने में वो रिलीज़ कर रहा होगा। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन जो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर वो ज़्यादा है इसका मतलब एल्कीन जो है वो अनस्टेबल है। जितनी ज़्यादा एनर्जी निकल रही है उतनी ज़्यादा एल्कीन अनस्टेबल है, इस बात को हम समझ गए। ठीक है, अब इस चीज़ को हम लोग फिर यहाँ पर यूज़ करेंगे। कैसे यूज़ करेंगे देखते हैं कि जब हम लोगों के पास केवल एक डबल बॉन्ड था, एक हमने रिंग ली साइक्लोहेक्सेन की, जिसमें एक डबल बॉन्ड लगा दिया, ये बन गया साइक्लोहेक्सीन। अब इस साइक्लोहेक्सीन में हमने H2 जोड़ा, H2 का एडिशन कराया, डबल बॉन्ड जो है वो हट के वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड हो गया, यानी सिंगल बॉन्ड हो गया, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पर हाइड्रोजन जुड़ गया। इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है वो है लगभग 28 किलो कैलोरी। ठीक है, कितनी निकलती है, 28 किलो कैलोरी। अब मैंने एक दूसरा कंपाउंड लिया जिसमें कि हमने 2 डबल बॉन्ड लिए, एक डबल बॉन्ड ये, एक डबल बॉन्ड ये। अब इसमें हम लोग कितने हाइड्रोजन ऐड होंगे, 2 हाइड्रोजन ऐड होते हैं, बनता ये सेम चीज़ है, यानी साइक्लोहेक्सेन ही बनता है। हाइड्रोजन एक यहाँ ऐड हुआ और एक हाइड्रोजन यहाँ पर ऐड हुआ, मतलब कि एक डबल बॉन्ड से ये पाई बॉन्ड आया और दूसरे डबल बॉन्ड से ये सिग्मा बॉन्ड आया, यहाँ ये सिग्मा बॉन्ड आया, यानी इस प्रकार से 4 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो गए। इस प्रोसेस में जो एनर्जी निकलती है वो इसकी लगभग डबल है, लगभग डबल, 28 2 56 है, तो ये लगभग 55 पॉइंट समथिंग है, तो 55 ही लेके चल रही हूँ मैं किलो कैलोरी। ठीक है, तो यानी कि एक डबल बॉन्ड में अगर 28 था तो 2 डबल बॉन्ड में ये डबल हो गया। अब एक हम तीसरा स्ट्रक्चर ले रहे हैं जो कि हमारा है बेंजीन का। हाइपोथेटिकली देखा जाए तो ये एक तरह से एल्कीन है जिसमें 3 डबल बॉन्ड्स हैं, 3 पाई बॉन्ड्स वाली एल्कीन है बेंजीन जो है। अब इसमें इसका मतलब 3 H2 जुड़ेंगे और 3 H2 जुड़ने पर कंपाउंड यही बनेगा जो हमने यहाँ लिखा। यहाँ पर सेम चीज़ बन रही है, बस केवल हाइड्रोजन को हम यहाँ पर ऐसे दिखा रहे थे कि यहाँ पर ये जो कंपाउंड है ये बनने वाला सेम है, यानी ये कंपाउंड ये कंपाउंड ये कंपाउंड सेम है, सिर्फ अंतर हमारी हेक्सीन में था। यहाँ पर सिंगल डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डाई इन था और यहाँ पर ये ट्राई इन हुआ। जो ट्राई इन है वही एक्चुअली तो वो बेंजीन है, लेकिन हम मान के चल रहे थे हाइपोथेटिकली एक तरह से ये ट्राई इन है। अब इसको जब हमने H2 ऐड किया तो यहाँ पर हम उम्मीद क्या कर रहे थे कि इसका ये 3 गुना होना चाहिए था। मतलब होना कितना चाहिए था, ये 28 थ्रीज़ा का मतलब हो गया 84। हम क्या मान रहे थे कि ये 84 किलो कैलोरी होगा, बट एक्चुअली ये ऐसा नहीं होता और जो एनर्जी निकलती है यहाँ पर ये होती है लगभग 49 किलो कैलोरी। कितनी होती है, 49 किलो कैलोरी। अब हम देखते हैं कि 84 से 49 में कितने का डिफरेंस है, कितने का डिफरेंस है। 14 में से 9 को आप माइनस करिए, कितना आएगा आप बताइए, लगभग 35। ठीक है, कितना आ रहा है हमारा, लगभग 35 किलो कैलोरी आ रहा है। ये जो 35 किलो कैलोरी है, 35 पॉइंट समथिंग आता है ये एक्चुअली, तो ये 35 किलो कैलोरी है, ये ही वो एनर्जी है जो इन 3 पाई बॉन्ड के
होने के कारण आई, यानी बेंजीन जो है वो नॉर्मली उसको रिलीज़ करनी चाहिए थी 84 किलो कैलोरी एनर्जी, लेकिन उसने 84 नहीं निकाला। इसका मतलब कम निकाला, इसका मतलब कम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, मतलब कि अनस्टेबिलिटी कम है, यानी कि ये जो कंपाउंड है जिसमें 3 डबल बॉन्ड है ये उतना अनस्टेबल नहीं है जितने कि साइक्लोहेक्सीन और साइक्लोहेक्साडाइइन थे। ये कंपैरेटिवली स्टेबल है, कितने एनर्जी से, 35 किलो कैलोरी से। तो ये जो 35 किलो कैलोरी है, 35 वैसे तो ये लगभग 36 आती है, मुझे एग्जैक्टली न्यूमेरिकल वैल्यू ऐसे नहीं याद करने की आपको ज़रूरत है, वो लगभग 36 आती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेजोनेंस एनर्जी। एक प्रकार से ये वो एनर्जी है जो बेंजीन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है, यानी बेंजीन के अंदर अनस्टेबिलिटी होनी चाहिए थी 84 की, लेकिन अनस्टेबिलिटी उसकी 49 की है, क्योंकि 36 या 35 उसकी स्टेबिलिटी फैक्टर आ गया उसमें, जो उसको स्टेबलाइज कर रहा है। इसको हम नाम देते हैं रेजोनेंस एनर्जी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है रेजोनेंस, ये एक प्रकार से हम ये समझ सकते हैं कि मॉलिक्यूल को स्टेबिलिटी देता है। अच्छा, इसकी शर्तें क्या है, कंडीशंस क्या हैं? कंडीशंस ये हैं बच्चों कि इसके लिए कॉन्जुगेशन होना चाहिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कॉन्जुगेशन होना चाहिए। कॉन्जुगेशन का मतलब क्या होता है कि कोई पाई बॉन्ड हो, पाई बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड यानी कि सिग्मा बॉन्ड हो, और उसके बाद फिर से कोई पाई बॉन्ड हो, ये कॉन्जुगेशन होता है। या फिर पाई बॉन्ड हो, सिग्मा बॉन्ड हो, और इसके बाद कोई भी या पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो या फिर लोन पेयर हो, इस केस में भी कॉन्जुगेशन होता है। यानी पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड एक कंडीशन है जो कि होनी चाहिए, और इसके बाद में कोई पॉजिटिव चार्ज हो सकता है, नेगेटिव चार्ज हो सकता है, या फिर लोन पेयर हो सकता है। इसके अलावा सिंगल इलेक्ट्रॉन पे भी थोड़ा सा कॉन्जुगेशन है ही। तो ये जो चीज़ें हैं, ये कॉन्जुगेशन होगा तो रेजोनेंस होगा। क्यों? क्योंकि कॉन्जुगेशन जहाँ कहीं भी होगा वहाँ इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह को बदल सकता है, और जब इलेक्ट्रॉन बदल सकता है अपनी जगह को, तो यानी एक से अधिक स्ट्रक्चर्स में रह सकता है। एक से अधिक स्ट्रक्चर में रह सकता है मतलब उसमें रेजोनेंस हो सकता है, होगा। एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, पाई बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, पाई बॉन्ड, मतलब पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। मैंने भी कहा आपसे पहला वाली जो शर्त थी मेरी, पहली वाली, ये नंबर 1, नंबर 2 ये है। तो पहली वाली शर्त को मैं एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कैसे है ये, ठीक है। तो क्या है, देखिए, अगर इस कंपाउंड को हम लिखें डिटेल में, यहाँ मैंने कार्बन लगाया, यहाँ कार्बन लगाया, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, पूरा किया हमने। 2 बॉन्ड है पहले कार्बन पे, 2 हाइड्रोजन होंगे। दूसरे कार्बन पे 3 बॉन्ड है, मतलब 1 हाइड्रोजन होगा। तीसरे कार्बन पर 3 बॉन्ड है, मतलब 1 हाइड्रोजन होगा। चौथे कार्बन पर 2 हाइड्रोजन है, 2 बॉन्ड है, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन होगा। मतलब कंपाउंड क्या है हमारा, CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। दिस इज नोन एज 1,3-ब्यूटाडाइइन। ये क्या कंपाउंड है, 1,3-ब्यूटाडाइइन। अब इस कंपाउंड में 2 पाई बॉन्ड हैं, दोनों पाई बॉन्ड को मैं p ऑर्बिटल से दिखाती हूँ। पाई बॉन्ड का मतलब होता है p ऑर्बिटल्स, यहाँ पर p ऑर्बिटल्स हैं और यहाँ भी p ऑर्बिटल्स हैं। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जैसे ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, ये जो पाई बॉन्ड्स हैं, यानी जो p ऑर्बिटल है जिसको मैं कलर कर रही हूँ येलो से, ये वाला p ऑर्बिटल और ये वाला p ऑर्बिटल भी तो एक तरह से एक दूसरे के पैरेलल हैं, यानी इनके बीच में भी तो एक ओवरलैपिंग हो सकती है। तो इसको भी, ये भी जो ओवरलैपिंग हो सकती है वो यहाँ पर एक नया पाई बॉन्ड बनाती हैं। इसको अगर मैं स्ट्रक्चर में समझाऊँ आपको, ये कुछ इस प्रकार से है कि ये CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2 होता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये इस रूप में कन्वर्ट हो जाता है, CH2 CH डबल बॉन्ड CH CH2। यहाँ साइड में इलेक्ट्रॉन का जो इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है वो प्लस माइनस से होते हैं, लेकिन ये कुछ इस प्रकार से बनता है। या इसका दूसरा स्ट्रक्चर है, फिर से यही CH2 CH डबल बॉन्ड CH, CH2 इस बार यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस। ये तीनों इसके कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स हैं, क्योंकि 2 पाई बॉन्ड, यानी हमने जो शर्त बताई थी पाई सिग्मा पाई, इसमें क्या होता है कि बीच के 2 पाई बॉन्ड करीब होते हैं जो कि एक नया पाई बॉन्ड बना सकते हैं। और जब ये दोनों पाई बॉन्ड बनाएंगे, यानी आप ऐसे इमेजिन करिए कि ये इधर आ जाए इस प्रकार से, तो ऑब्वियस है कि जो ये वाला बॉन्ड था ये टूट जाएगा, यानी पहला और दूसरा बॉन्ड, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड टूट जाएंगे। तो वही चीज़ यहाँ पर हुई है कि ये दोनों बॉन्ड जो हैं वो इधर खिसका है ये वाला, और जब इधर किसका तो इसको उधर जाना पड़ा। उस वजह से यहाँ अगले वाले स्ट्रक्चर आप देख सकते हो कि यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, इस जगह पे नेगेटिव चार्ज है। या इसके उल्टा बना दूँ मैं कि ये वाला पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए, ये वाला पाई बॉन्ड इधर मूव कर जाए, उस केस में यहाँ पर माइनस चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा, पाई बॉन्ड यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसके मेन कंडीशंस थी कि कैनोनिकल स्ट्रक्चर कब बनेंगे, जब कभी भी मॉलिक्यूल के पास कॉन्जुगेशन होगा। ठीक है, एग्जाम्पल इसके दिखा देती हूँ मैं आपको इनऑर्गेनिक में भी। जैसे कि हम लोग लेते हैं कार्बोनेट,
कार्बोनेट है उसमें इस तरह से स्ट्रक्चर होता है, O पर माइनस चार्ज, डबल बॉन्ड ये। अब ये जो है ये किस रूप में रह सकता है, यहाँ पर 3 ऑक्सीजन्स हैं, हालांकि तीनों सेम होते हैं, फिर भी एक समझाने के लिए 1 2 3 कर रही हूँ मैं कि पहले में मैंने 1 पे माइनस चार्ज लगाया है, 2 पर डबल बॉन्ड और 3 पर फिर माइनस चार्ज। यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ 1 2 3 कर रही हूँ फिर से, और अब की बार 1 पर हम पाई बॉन्ड बना रहे हैं, 2 पर माइनस चार्ज और 3 पर भी माइनस चार्ज। फिर दूसरा बना रही हूँ मैं जिसमें कि फिर से हमारे ऑक्सीजन्स हैं, अब की बार हम 3 पर डबल बॉन्ड लगा रहे हैं, 1 पर माइनस चार्ज और 2 पर माइनस चार्ज। तो इस प्रकार से 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिनके बीच में ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, यानी दीज आर नोन एज द रेजोनेंस हाइब्रिड्स ऑफ कार्बोनेट आयन। ठीक है, तो इसको हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और इनकी वजह से जो कार्बोनेट आयन है वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज हो जाता है। इसके अलावा और भी एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, जैसे नाइट्रेट आयन है। नाइट्रेट में भी हम ऐसे ही लेते हैं, नॉर्मली हम लोग इस तरह से बनाते हैं नाइट्रेट को, इस प्रकार से माइनस प्लस इस तरह से करते हैं, और कई बार इसको इस तरह से दिखाया जाता है ऐसे NO, इस पर प्लस चार्ज, O माइनस डबल बॉन्ड O, ऐसे भी लिखा जाता है। ठीक है, यानी जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड को ऐसे भी लिखा होता है। और जब ये जो स्ट्रक्चर बनाया हमने, फिर यहाँ पर ये जो पाई बॉन्ड है वो मूव करा सकते हैं हम, डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच गया, O माइनस यहाँ पर, O माइनस यहाँ पर, या फिर एक और स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड फिर मैं मूव करूँगी, और अब की बार डबल बॉन्ड यहाँ पहुँच गया, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे माइनस, इस पर प्लस चार्ज। तो इस प्रकार से ये जो बनते हैं ये नाइट्रेट के कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। 4 नाइट्रेट के कैनोनिकल फॉर्म्स हैं, 4 क्या बल्कि ये जो वाला है पहला वाला, ये एक्चुअली इसी का इस जो सेकेंड स्ट्रक्चर है इसी का मॉडिफाइड फॉर्म है, इसको हमने कोऑर्डिनेट बॉन्ड के रूप में दिखाया है। तो ये 3 इसके कैनोनिकल फॉर्म्स हैं। इस बार आप लोग सब लोग ड्रॉ करेंगे और ड्रॉ करके इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसी को हम लोग कहते हैं रेजोनेंस, और इसका सबसे बड़ा जो बेनिफिट है कि इट प्रोवाइड्स वेरी मच स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। रेजोनेंस प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी टू द कंपाउंड। ठीक है, यानी जहाँ कहीं भी रेजोनेंस होगा वहाँ पे जो मॉलिक्यूल है वो रिएक्टिव नहीं होगा, कम रिएक्टिव होगा एज़ कम्पेयर टू अदर कंपाउंड्स विच डू नॉट हैव रेजोनेंस। जिनमें रेजोनेंस नहीं है उस तुलना में ये कंपाउंड्स में स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इसको एक चीज़ और बताना रह गया, मुझे बता देती हूँ मैं, जो कि हम लोग ऑर्गेनिक में यूज़ करेंगे। इसको हम लोग एक और नाम देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, बेसिकली उसे हम वहाँ पर मीज़ोमेरिज्म भी कहते हैं। रेजोनेंस को मीज़ोमेरिज्म भी कहते हैं। और जो मीज़ोमेरिज्म है ये नॉर्मली वहाँ पे हम लोग इस रिस्पेक्ट में लेते हैं कि कुछ ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को थ्रू कॉन्जुगेशन या देते हैं या फिर लेते हैं, जैसे OH ग्रुप है। तो ये क्या होता है, रेजोनेंस के थ्रू इलेक्ट्रॉन देता है। यहाँ पे क्या रेजोनेंस है, देखिए यहाँ रेजोनेंस है डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर, ये वाला। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को रिंग को देता है और ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, O के ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, जिस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन मूव किया वो यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज के साथ। बाकी मैंने वैसे ही बना दिया। तो ये जो नेगेटिव चार्ज है, अब ये नेगेटिव चार्ज पूरी रिंग पर स्प्रेड होता है। किस प्रकार से, ऐसे। तो ये बनता है, आप लोग इसे लिख करके कोशिश करेंगे बनाने की, तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। बाकी मैं बेंजीन के चैप्टर में और डिटेल में बताऊँगी इसे, लेकिन फ़िलहाल आप इस चीज़ को प्रैक्टिस ज़रूर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसमें आपका जो भी डाउट है वो मैं क्लियर करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो आपको कोई डाउट है तो आप ज़रूर पूछिएगा। और यहाँ पर आ गया माइनस चार्ज, ये हो गया पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर्स हैं इससे हम देख के लगता है, पता लग रहा है कि ये जो पहली पोजीशन है, अगर मैं इसको नंबरिंग करूँ तो ये कार्बन नंबर 1 हुआ, 2 हुआ, 3 4 5 6। तो आप देख सकते हैं कार्बन नंबर 2 4 एंड 6 इन पर आ रहा है नेगेटिव चार्ज, जबकि 3 और 5 पर नो नेगेटिव चार्ज नहीं है। इसका मतलब इस नेगेटिव, जो अगर कोई पॉजिटिव चीज़ आ रही है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल, जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोफाइल, अगर इस रिंग के ऊपर आती है तो उसका अटैक 2 4 या फिर 6 भी हो सकता है। और इसी को हम लोग कहते हैं ऑर्थो डायरेक्टिंग ग्रुप। ठीक है, इसको और डिटेल में दूसरे वीडियोज़ में शेयर करूँगी मैं। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू बच्चों।